अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि माक़बल वाले सबक के अंदर हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 को हमने पढ़ाया था, यानी आलमी हिद्दत, जो मजमून है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम उसके सवाल और जवाब हल करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। आप अपनी किताब में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी किताब में मारूसी सवालात, ठीक है ना। तो आज हम उसको हल करने वाले हैं। तकरीबन 5 सवालात दिया गया है, उसको हल करेंगे। फिर उसके बाद जो अगला सवाल और जवाब है उसको फिर हम देखेंगे इसी वाले सबक के अंदर, ठीक है ना। पहला सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, यानी कि आपकी किताब के अंदर जो पहला सवाल जो दिया गया है वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है। वो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया कि संगीन मसला है। कैसा मसला है बाबू? संगीन मसला है। उसके बाद कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। आपने पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन के दर्जे हरारत जो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह क्या है, आपने माक़बल वाले चैप्टर के अंदर उसको पढ़ा है। बट यहाँ पे सवाल ये कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो उसके जवाब में जिक्र किया 31%। कितना जिक्र किया बाबू? 31% कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इजाफा हुआ है। 3 नंबर सवाल कहता है कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो उसके जवाब में जिक्र किया 0.75 पॉइंट। कितना बढ़ा है? 0.75, ठीक है ना, यानी कि पिछले 100 वर्षों में इतना इजाफा हुआ है। उसके बाद 4 नंबर सवाल कहता है कि बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो मजलिस जो लगाई गई थी, ये जो मुनाकिद जो किया गया था, उसका मकसद यही था कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जाए, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए। तो बहरहाल यहाँ पे ये पूछता है कि बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया दीमापुर। कहाँ हुआ था? दीमापुर के अंदर हुआ था। 5 नंबर सवाल कहता है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया 2007 ईस्वी। क्या जिक्र किया बाबू? 2007 ईस्वी। 2007 ईस्वी को क्योटो के अंदर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुई थी। आ रही बात समझ में? चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, यानी मुख्तसर सवालात मा जवाबात, यानी ये कि अभी आपने मारूसी सवालात पढ़ा और जो भी आपकी किताब के अंदर जो मारूसी सवालात दिया गया है उसको हमने हल कराया। अब हम देखने वाले हैं मुख्तसर सवालात और उसके जवाबात देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर में जिक्र किया है ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। क्या पूछा बाबू कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, तो उसके जवाब में जिक्र किया ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। चूँकि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि हम जिस ज़मीन क्या एक सैयारा है, जिस ज़मीन पे जिस सैयारा पे हम लोग रहते हैं, या इस ज़मीन के दर्जे हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतदिल और बराबर है। आ रही बात समझ में? वजह यही है, इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो भी जानवर हो गए या कि मनुष्य है वो यहाँ पे जीवित है, जिंदा है। आ रही बात समझ में? ये मुनासिब होने की वजह से। बाकी दूसरे सैयारों की हाल ये है कि वहाँ वो क्या है, मुतदिल बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा गर्मी है तो कहीं ज़्यादा ठंडी है। तो इस वजह से क्या है, यानी पूछा सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। क्या पूछा बाबू कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि ज़मीन जो है वो सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। समझ में आ रही बातें? ज़मीन जो है सभी जानदारों के लिए मुनासिब है, बट क्या है, कुछ सैयारा ऐसा है जो सभी जानदारों के लिए मुनासिब नहीं है। जिस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं ये ज़मीन क्या है, सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे सवाल देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल कहता है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। आपके किताब के अंदर जो दूसरा नंबर सवाल है उसके बारे में पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो उसके जवाब में जिक्र किया ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। क्या जिक्र किया बाबू? ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है और ये एक ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया में एक चैलेंज का मसला बन चुका है। उसके बाद 3 नंबर सवाल कहता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। आ रही बात समझ में? यानी कि 3 नंबर सवाल के अंदर पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो उसके जवाब में जिक्र किया ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल का नाम दिया है, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
क्या कहा बाबू, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। तो यानी कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, जिससे कि आपने पढ़ा है, तो उसी को माहिरीन माहौलियात ने, यानी कि माहौल के ऊपर जो रिसर्च करने वाले जो साइंसदां हैं, उन्हीं लोगों ने इस ज़मीन के दर्जे हरारत जो औसत जो इजाफा हो रहा है, इसी का नाम लोगों ने क्या दिया बाबू, ग्लोबल वार्मिंग दिया है। आ रही बात समझ में। उसी को यहाँ पे कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे माहिरीन माहौलियात ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल ये है कि आपके बोर्ड पे ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है। क्या पूछा कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है, तो उसके जवाब में जिक्र किया ग्रीन हाउस गैसों में आजरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, ये सारे के सारे गैस पाए जाते हैं इसके अंदर। आ रही बात समझ में। तो क्या कहा, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है, यानी कि पूछते हैं सवाल 4 नंबर सवाल ये है कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके अंदर कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, तो उसके जवाब में जिक्र किया ग्रीन हाउस गैसों में आजरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथन, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, यानी ये सब के सब गैस का नाम है, ये सारे गैस उसके अंदर पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए 5 नंबर सवाल ये कि ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों में कितना इजाफा हुआ है, यानी कि ज़मीन के दर्जे हरारत जो है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मेथन जो गैस है उसमें कितना इजाफा हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है और मेथन गैसों के अंदर कितना इजाफा हुआ है, उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 31% और मेथन गैस के अंदर कितना 149% क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। समझ में आ रही बातें। उसी को यहाँ पे जिक्र किया है, कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मेथन गैस जो है वो 149% इजाफा हुआ है, यानी 149% गैस का इजाफा हुआ है। समझ। चलिए 5 नंबर सवाल कहता है बाबू कि ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों में कितना इजाफा हुआ है, यानी कि 5 नंबर सवाल कहता है कि ज़मीन के अंदर जो ज़मीन में जो दर्जे हरारत जो बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस गैस के अंदर यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसके अंदर कितना इजाफा हुआ है, पहले के मुकाबले में कितना ज़्यादा बड़ा है, और इसी तरीके से मेथन जो गैस है उसके अंदर कितना ज़्यादा बड़ा है। तो उसी के जवाब में यहाँ पे जिक्र किया कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मेथन में कितना 149% इजाफा हुआ है। गोया के कार्बन डाइऑक्साइड में जो इजाफा हुआ है वह 31% का इजाफा हुआ है और मेथन गैस के अंदर जो इजाफा हुआ कितना हुआ है, 149% का इजाफा हुआ है। 6 नंबर सवाल कहता है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, कौन सा जादुई मंत्र बताया। यहाँ पर देखिए 6 नंबर सवाल कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, जैसे कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला है, ये पूरी दुनिया के साइंसदानों के लिए एक चैलेंज का मसला बन चुका है। आगे बात समझ में, जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, लेकिन इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए अबुल कलाम आज़ाद जो थे, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, ये तलबा को कौन सा जादुई मंत्र बताए थे, तो उसके जवाब में देखिए तलबा को कलाम साहब ने यही जादुई मंत्र बताया कि 10 से 17 साल की उम्र, 10 साल से 17 साल की 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। क्या कहा बाबू कि ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, यानी कि तलबा को कलाम साहब ने यही जादुई मंत्र बताया कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो यानी कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ अगर लगा देते हैं तो हम जादुई क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आसानी से बच सकते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर सवालात और उसके जवाबात, जैसा कि आपने इस चैप्टर के अंदर भी मारूसी सवालात और उसके जवाबात को भी पढ़ा और मुख्तसर सवालात और उसके जवाबात को भी आपने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। चलिए